बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ओवरऑल ऑर्गन्स को, उसकी प्लांट बॉडी को डिस्कस किया था। अब हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो लाइफ साइकिल में हमने पहले देख लेना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सी होती है। जैसा कि हमने डिवियन ब्रायोफाइटा में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने बताया था कि उसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि उसमें दो जनरेशन हैं, गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। उसी तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो वो हेट्रोमॉर्फिक होती है, यानी कि एक जनरेशन इसमें गेमेटोफिटिक होगी और एक जो है वो स्पोरोफिटिक होगी। लेकिन जो डिवियन ट्रैकियोफाइटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स या जो ब्रायोफाइटा, इनका डिफरेंस क्या है। डिवियन ब्रायोफाइटा में आपने बताया था कि हमने डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म्स उसमें ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गेमीटोफाइट है, उसके बाद स्पोरोफाइट बनता है। जबकि डिवियन ट्रैकियोफाइटा में आप आगे जितने भी प्लांट्स की डिस्कस करोगे, जितने भी प्लांट्स के ग्रुप्स डिस्कस करोगे, उनमें डोमिनेंट जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइट होगी और उसके बाद गेमीटोफाइट नज़र आती है। तो स्पोरोफाइट कॉन्स्पिक्यूस, यानी कि बहुत हमें क्लियरली नज़र आने वाली जनरेशन है प्लांट्स की। उसके बाद डोमिनेंट है ये, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट है। जबकि गेमीटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट, डिवियन ट्रैकियोफाइटा या जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में गेमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंडली वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करती है। थर्डली वो कॉन्स्पिक्यूस नहीं है कि हमें क्लियरली नज़र नहीं आती। अब स्पोरोफाइट क्या चीज़ है। एक एडल्ट प्लांट जो होता है, जिसमें आप रूट्स की बात करते हो, आपको उसकी स्टेम नज़र आती है, आपको उसके लीव्स नज़र आते हैं, वो एडल्ट प्लांट जो है वो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, जो कि होता है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब 2n। तो स्पोरोफाइट रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। जैसे ही प्लांट मेच्योर होता है तो मेच्योरिटी पे इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लावर्स। फ्लावर को अगर आप डिफाइन करो तो आप कैसे डिफाइन करोगे। इट्स अ मॉडिफाइड शूट जिसमें पेडिसल, थैलमस और फ्लोरल लीव्स मौजूद होते हैं। पेडिसल किसे कहते हैं, फ्लावर की स्टाक, जो डंडी होती है फ्लावर की, उसको। थैलमस किसे कहते हैं, इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज़ होता है रिसेप्टिकल। थैलमस वो पार्ट है पेडिसल का, या जो फ्लावर की स्टाक है उसके ऊपर वाला सबसे अपर पार्ट है, जहाँ पे सारे के सारे फ्लोरल लीव्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसको टोरस का नाम भी देते हैं हम, TORUS। फ्लोरल लीव्स क्या हैं। फ्लोरल लीव्स सैपल्स को, पैटल्स को, स्टेमन्स को और कार्पल्स को कहते हैं। लीव्स इसलिए बिकॉज ये चारों के चारों पार्ट्स जो हैं, ये फ्लावर के चारों पार्ट्स जो हैं ये लीव से ही अराइज हुए हुए हैं। तो थैलमस और उसके अलावा जो उसके बाकी पार्ट्स हैं लाइक स्टेमन्स हैं और कार्पल्स हैं, ये इतने ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुके हुए होते हैं, ये बिल्कुल भी स्टेम की तरह या लीफ की तरह नहीं लगते। इसलिए कहा गया कि फ्लावर जो है ये एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड यानी कि इसमें इतनी तब्दीली आ चुकी है कि ये ना तो स्टेम से रिलेट कर रही होती है, यानी कि बिल्कुल भी स्टेम की तरह नहीं लगती देखने में, और ना ही लीव्स की तरह लगती है। तो फ्लोरल लीव्स में सबसे पहले बात करते हैं हम नॉन एसेंशियल नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, और वो कौन से हैं, सैपल्स और पैटल्स। ये दोनों नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। सैपल्स को हम टेक्निकली कैलस का नाम देते हैं और पैटल्स को हम करोला का नाम देते हैं। बाहर वाला, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है फ्लावर का वो होता है सैपल्स। जैसे अगर आप एक गुलाब का फूल देखो, जब वो कली की शक्ल में होता है, कली की सूरत में होता है, तो आप कहते हो वो फूल, गुलाब का फूल जो है वो बंद कली है, ठीक है। उसमें जो ग्रीन आपको कलर के लीफ नज़र आते हैं वो सैपल्स होते हैं। गुलाब में जो रेड कलर की पत्तियाँ होती हैं वो पैटल्स होती हैं। तो पहले कौन सा पार्ट आएगा, सैपल्स, उसके बाद आएंगे पैटल्स। ये दोनों स्टेमन्स और कार्पल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो इट मीन्स कि जैसी पोलिनेशन होगी, मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है, बल्कि और सारे फ्लावर्स में ये होता है कि पैटल्स जो है वो फॉल ऑफ कर जाती हैं जैसे ही पोलिनेशन हुई। पोलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि स्टेमन के एंथर से ट्रांसफ़र होकर कार्पल के स्टिग्मा पर फॉल करना, जो इंसेक्ट्स करवाते हैं। तो सैपल्स पैटल्स क्योंकि कलरफुल होते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। तो पोलिनेशन के बाद पैटल्स फॉल ऑफ कर जाती हैं, इनकी उतर जाती हैं, और यूजुअली ये भी होता है कि सैपल्स भी समटाइम्स जो है वो फॉल ऑफ कर जाती हैं। नेक्स्ट टू दिस इज़ थर्ड और फोर्थ पार्ट। थर्ड पे है स्टेमन और फोर्थ पे है कार्पल्स, यानी कि सैपल्स के बाद पैटल्स, पैटल्स के बाद स्टेमन्स और स्टेमन्स के बाद फिर कार्पल्स आते हैं। ये दोनों स्टेमन्स और कार्पल्स जो हैं ये एसेंशियल पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, यानी कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेमन के लिए मैं यहाँ पे एक सिंबल यूज़ कर रही हूँ। ये सिंबल बेसिकली हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि कार्पल्स जो है दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स।
स्टेमन में दो पार्ट्स हैं, वो क्या है, एक उसका फिलामेंट, ठीक है, जिसको आप स्टाक कहोगे, और दूसरा एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स के लिए एक थैली मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं पोलन सैक्स। एंथर इसके बायलॉब्ड होते हैं, यानी कि एंथर इस तरह से दो पार्ट्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक टिश्यू के ज़रिए, उस टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं, ठीक है। और इस तरह से एंथर के नीचे यहाँ पे स्टाक मौजूद होती है। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। पोलन ग्रेन्स जिस सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम पोलन सैक कहते हैं। इन पोलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में टर्म यूज़ होती है। पोलन सैक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। क्योंकि हमने कहा स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, तो इट मीन्स यहाँ पे मियोसिस होगी। प्लांट्स में मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होती है। जैसे आपको पहले भी बताया, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स कि मियोसिस होगी, ना कि माइटोसिस। अब क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनमें मियोसिस होगी और इसके रिजल्ट में हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ये माइक्रोस्पोर आगे जर्मिनेट करके मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, जिसको हम प्रॉपरली पोलन या पोलन ग्रेन का नाम देते हैं। देन अदर पार्ट इज़ कार्पल्स। कार्पल क्या चीज़ है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर फीमेल स्पोर की फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ मेगास्पोर, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट से बात करें, यानी बेसल पार्ट से बात करें, तो इसका जो सबसे नीचे वाला पोर्शन जो कि थोड़ा ब्रॉडर है, स्वेल्ड अप हुआ होता है, थोड़ा सूजा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। इसको हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल को हम एक ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, और अगर ज़्यादा ओव्यूल्स की बात करें तो मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल के अंदर बेसिकली कौन सी चीज़ मौजूद होती है, इसके अंदर इसकी सराउंडिंग पे होते हैं इंटेगमेंट्स। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्टिग्मा की आपके सामने अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ओव्यूल। अब जो ओव्यूल है उसकी सराउंडिंग पे इस तरह से इंटेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इंटेगमेंट और ओव्यूल के अंदर कुछ टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, उन टिश्यूज़ को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो ओव्यूल में क्या क्या चीज़ मौजूद होगी, इंटेगमेंट जो कि इसको सराउंड कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और न्यूक्लियस जो जहाँ जिससे मेगास्पोर की फॉर्मेशन होनी है। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, स्टाइल, ये चीज़ जो कि है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्यूब लाइक कह लें या स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, खाली ट्यूब होती है जहाँ से पोलन ग्रेन ने आगे गैमेट्स को ट्रांसफ़र करवाना होता है। देन लास्ट पार्ट है स्टिग्मा, जो कि टर्मिनल पार्ट है। यहाँ पे पोलन रिसीव होगा, यानी कि एंथर से पोलन निकलकर यहाँ पे ट्रांसफ़र फॉल ऑफ करता है, तो स्टिग्मा जो है ये पोलन को रिसीव करने के लिए बनता है इनमें, जैसा कि हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में बताया था। नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट करते हैं इसकी, दैट इज़ गेमेटोफाइट। तो इनमें क्योंकि माइक्रोस्पोर बना है, मेगास्पोर बना है, तो इट मीन्स कि माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। मेगास्पोर कहाँ पे बनेगा, ओव्यूल के अंदर, न्यूक्लियस का कोई एक सेल जो कि एज अ मेगास्पोर मदर सेल एक्ट करता है, उससे मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन होनी है मियोसिस के ज़रिए, ठीक है। तो मेल गेमेटोफाइट कब बनता है, पोलिनेशन के रिजल्ट में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा पर, तो उसके बाद उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होनी है। जब वो जर्मिनेट करेगा तो सबसे पहले बनाएगा पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाने के बाद इसने मेल गेमेटोफाइट, प्रॉपर मेल गेमेटोफाइट की प्रोडक्शन करवानी है। तो किस स्टेज पे हम पोलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, एट दिस स्टेज पोलन ग्रेन इज कॉल्ड मेल गेमेटोफाइट। वो कौन सी स्टेज है, पोलन जब पोलिनेशन के ज़रिए पोलन ग्रेन जब ट्रांसफ़र होता है, तो पोलन ग्रेन से, ये पोलन ग्रेन है, ठीक है, इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस जो है, पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद होता है ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होके इसने बनाने हैं 2 मेल गैमेट्स और एक इसने बनाना है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स बन जाएंगे और एक बन जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस। ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा, ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, पोलन ग्रेन की जो ट्यूब बन रही है, पोलन ट्यूब, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। पोलन ट्यूब का काम क्या है, इसने सेफली मेल गैमेट्स को फीमेल गेमेटोफाइट तक, फीमेल गैमेट्स के पास एग तक छोड़ के आना है। मेल गैमेट्स की जो प्रोडक्शन होगी वो माइटोसिस के ज़रिए होगी, ना कि मियोसिस के ज़रिए। मियोसिस सिर्फ स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होगी, ठीक है। तो जब 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस बन जाएगा, तब आप पोलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट का नाम दोगे। अब इसकी डायग्राम यहाँ पे मैंने बेटा ऐड की है, ये डायग्राम आपने मेल गेमेटोफाइट के साथ बनानी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक बनाना है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सेकेंड
जो गेमेटोफाइट है वो है फीमेल गेमेटोफाइट। वो कब बनेगा या कैसे बनेगा? ओव्यूल में होगी मियोसिस, जैसे भी बताया ओव्यूल में मियोसिस होगी। मेगास्पोर, कोई एक मेगास्पोर मदर सेल जो है न्यूक्लियस का कोई एक सेल एज अ मेगास्पोर मदर सेल एक्ट करेगा, उसमें मियोसिस होगी, उसके रिजल्ट में बनेगा उसके रिजल्ट में 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, जिसमें से 3 ख़त्म हो जाते हैं और एक रह जाता है, जैसे हमने एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मेगास्पोर जो है ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ओवरऑल 8 सेल्स होते हैं, लेकिन हम इसको 7 सेल्स कंसिडर करते हैं। किस तरह से, ये स्ट्रक्चर अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाकर इसको हमने दोबारा डिस्कस करना है। अब ये 7 सेल्स कैसे बनेंगे? हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, ये एम्ब्रियो सैक है। 3 सेल्स इसके एक कॉर्नर में होंगे, ठीक है, जिनका अपना अपना न्यूक्लियस है। 2 सेल्स जो हैं वो दरमियान में, और बाकी के 3 सेल्स जो हैं वो दूसरे कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। तो ये वाले 3 जो हैं, इसमें से 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक जो एग सेल होता है, जैसे कि ये मेंशन किया गया है। ठीक है, ये दो जो हैं, ये दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, और ये वाले 3 जो हैं, ये 3 हैं आपके पास एंटीपोडल सेल्स। तो ये एक फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स 8 होते हैं, 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। 3 + 3 + 2, ठीक है, 8 बनते हैं। अभी जो 2 है, यानी कि जो पोलर न्यूक्लिया है, ये फ्यूज्ड होके एक सेल में चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स 3 + 3 6 + 1 7, टोटल फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर 7 सेल्स रह जाते हैं। तो इनमें से एक जो कि एग है, जो कि फीमेल गैमेट है, इसके साथ फर्टिलाइजेशन होनी है मेल गैमेट्स की। नेक्स्ट पॉइंट लाइफ साइकिल में आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट करैक्टर है, जो कि सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में देखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, बाकी किसी भी आप कहने के प्लांट्स में नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में होगा क्या? पोलिनेशन, हमने कहा पोलिनेशन हुई, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हुआ। जैसे ही वो स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा, पोलन ग्रेन ने जर्मिनेट करना शुरू करना है, पोलन ट्यूब बनेगी। अब ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टाइल है। पोलन ट्यूब की ग्रोथ को ट्यूब न्यूक्लियस क्योंकि कंट्रोल कर रहा होता है, तो जहाँ तक उसने जाना है पोलन ट्यूब न्यूक्लियस वहाँ तक उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अब पोलन ट्यूब ने पोलन मेल गैमेट्स को क्योंकि ट्रांसफ़र करवाना होता है कहाँ पे? फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, स्टाइल को क्रॉस करता हुआ ओव्यूल में आएगा, ओव्यूल से एंटर होके, ये स्टाइल है, स्टाइल से से ग्रो करता हुआ ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मेल गेमेटोफाइट के पास जहाँ पे एग प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ से ग्रोथ हुई, यहाँ पे और यहाँ पे आके एग यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आके ट्यूब ने बर्स्ट अप होना है। बर्स्ट अप मतलब ट्यूब ने फट जाना है, और दोनों मेल गैमेट्स जो हैं वो ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट में रिलीज या डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होना है, स्पर्म जब रिलीज़ हो जाएंगे या मेल गैमेट्स जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो मेल गैमेट्स ने रिलीज़ होकर फ्यूज़ होना शुरू होना है। अब ये क्या चीज़ है? ये है पोलर न्यूक्लिया। ठीक है, इस पोलर न्यूक्लिया, एक मेल गैमेट इस पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ करेगा, दूसरा पोलर गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा। इस फ्यूजन को हम, इस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो एक मेल गैमेट जो एग के साथ फ्यूज्ड है वो बनाएगा जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट जो कि पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज है वो बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये ओवरऑल प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? बिकॉज 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और एक मेल गैमेट है। 2 + 1, 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, 3 न्यूक्लियर की फ्यूजन हो रही है, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस या वो फर्टिलाइजेशन जिसमें 2 मेल गैमेट्स 2 फीमेल गैमेट्स या 2 फीमेल सेल्स के साथ फ्यूज़ करते हैं, उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद एग जिससे जाइगोट बनेगा, और सेकंड मेल गैमेट की फ्यूजन जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज़ कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये स्केच आपकी बुक पे बना हुआ है, आपने वही स्केच आउट करना है, और इसकी लाइफ साइकिल स्केच आउट जो आपकी बुक में मेंशन है बेटा, वो सारे स्टेप्स इसमें आएंगे, उसमें वो सारे स्टेप्स इजीली क्लियर हो जाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोसेस है जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एवोल्यूशनरी स्टेप के लिहाज से या एवोल्यूशन के लिहाज से बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है प्लांट्स के लिए,
जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि जैसे ही जाइगोट बनता है, एक मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट यानी एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो वो बना रहा है जाइगोट। ठीक है, जब जाइगोट बनेगा तो इसमें ओव्यूल के अंदर क्या चेंज आएगा कि उसमें फर्टिलाइजेशन होने पे जाइगोट की फॉर्मेशन पर ओव्यूल फूड स्टोर करना शुरू करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो अपने फूड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, इकोनोमाइज़ कर सकते हैं। तो एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ हो रहा है एग के साथ, जाइगोट बना, जबकि एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ होगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या चीज़ बनाएगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसके बाद नेक्स्ट चेंज क्या इसमें आएगा कि सीड की फॉर्मेशन होनी है, फ्रूट की फॉर्मेशन होनी है, तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन जो होगी उस दौरान फिर ये चेंजेस या चीज़ें, ये स्ट्रक्चर्स जो है वो बनना शुरू होते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी बुक वाली इमेज ऐड की है ताकि आपको इजीली जो है वो पॉइंट्स क्लियर आउट हो जाए। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट से दोबारा एक लाइफ साइकिल देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रांसमिट हुए, ठीक है, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे ट्रांसमिट होंगे, जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। कैसे, जनरेटिव, इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक ट्यूब सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो मैंने आपको जैसे बताया पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, जबकि जनरेटिव सेल जो है उसमें डिवीजन होगी माइटोसिस की, और क्या चीज़ बनाएंगे, 2 मेल गैमेट या स्पर्म न्यूक्लिया की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही है कार्पल का और ओव्यूल का। उसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जो स्ट्रक्चर बनना है उसकी जो सेल्स बनने हैं वो सारा बताया गया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हुई, ट्यूब सेल प्रेजेंट है, ट्यूब सेल की डिवीजन से ट्यूब न्यूक्लियस बना, ट्यूब न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ट्यूब न्यूक्लियस ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। जहाँ तक ट्यूब ने जाना है वहाँ तक ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी, ट्यूब न्यूक्लियस इस ग्रोथ को कंट्रोल करता रहेगा। तो इस ट्यूब के अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं, 2 मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस। मेल गैमेट को सेफली फीमेल गैमेटोफाइट तक लेकर आना है, इसलिए ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी जब तक फीमेल गैमेटोफाइट नहीं आता जहाँ पे मेल गैमेट्स को रिलीज़ करना है। जैसे ही ट्यूब फीमेल गैमेट में एंटर होगी ट्यूब बस्ट अप हो जाएगी। ठीक है, बस्ट अप होने से स्पर्म्स को रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें एक स्पर्म जो है वो एग के साथ फ्यूज़ करेगा और दूसरा स्पर्म जो है वो पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी रिजल्ट में, एक जाइगोट और एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है यानी माइटोसिस होती है, और वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, जबकि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो चेंज हो जाएगा एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या है, इट्स अ मल्टी सेलुलर न्यूट्रिटिव टिश्यू जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। और जब एक सीड ने जर्मिनेट करना होता है, जब सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट होती है, छोटा सा यंग बेबी प्लांट बनता है, तो उस टाइम पे सीड की जर्मिनेशन के टाइम पे जो फूड रिक्वायर्ड है वो इस एंडोस्पर्म से लिया जाता है, क्योंकि जब सीड ने जर्मिनेट करना है वहाँ पे अपना फूड तो खुद नहीं बना सकता। सीड की जर्मिनेशन के लिए सीड के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है एंडोस्पर्म के अंदर, लेकिन एंडोस्पर्म हर सीड के अंदर नहीं होता। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फर्दर क्या चेंजेस आएंगी, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होगा, डिवीजन हो जाएगी उसकी, और क्योंकि उसमें डिवीजन जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी। एंडोस्पर्म भी बन गया फर्टिलाइजेशन होने पर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल के सराउंडिंग पे इंटैगमेंट्स थे वो चेंज होंगे सीड कोट्स में। सीड कोट्स 2 लेयर्स होती हैं, 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं सीड की, एक होती है टेस्टा, एक होती है टैगमन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल सीड में चेंज होता है, ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट में चेंज होती है। तो प्रॉपर सीड बन जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ठीक है, पहले नहीं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई सीड में कुछ रेस्टिंग कंडीशन आती है, कुछ देर के लिए सीड रेस्ट पे चला जाता है। फिर जैसी ही कंडीशन सूटेबल होती हैं, वो कंडीशन जिनमें सीड जर्मिनेट कर सकता है, सीड उन कंडीशंस में जर्मिनेट करना शुरू करेगा, एक सीडलिंग प्रोड्यूस करेगा। सीडलिंग मतलब यंग और बेबी प्लांट। ठीक है, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्पोरोफाइट में चेंज होगा। तो ये बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट जो है वो अल्टरनेट कर रही है किस जनरेशन को, इनकॉन्स्पिकुअस जनरेशन यानी कि गेमेटोफिटिक जनरेशन को। तो एक डिप्लॉयड जनरेशन से हैप्लॉयड जनरेशन बनेगी, और इसी तरह से इस हैप्लॉयड जनरेशन से नेक्स्ट डिप्लॉयड जनरेशन की फॉर्मेशन होगी। तो बेटा लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को आपने डायग्रामेटिकली बहुत अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड इसको याद करना है, स्टेप बाय स्टेप बना के करें, इसको इजीली याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, लाइक आपको बताया नॉन एसेंशियल और एसेंशियल पार्ट्स जो हैं उनके नाम आ सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है, पोलन ग्रेन की डेफिनेशन आ सकती है। तो इन सबको आपने एज अ लॉन्ग, एज अ शॉर्ट, एज MCQ तीनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। Okay class, thank you and a half.